वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 401 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 का मॉड्यूल नंबर 12 करवाया जा रहा है और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नन करंट फाइनेंशियल एसेट्स। नन करंट फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि एक एंटिटी होल्ड करती है 1 साल से ज़्यादा, टिपिकली तौर पे स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए या अर्न करने के लिए रिटर्न जो है वक्त के साथ। और ये एसेट जो होते हैं इसमें शामिल होती है इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि शेयर, और डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स या लोन वगैरह, और करंट एसेट्स के मुकाबले में जो कि होते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए। नन करंट फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो इमीडिएट सेल के लिए या कंजम्पशन के लिए नहीं होते। ये आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से, जो कि क्रिएट कर सकता है या तो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है दूसरी एंटिटी के लिए। और एग्जांपल अगर लें तो जब एक कंपनी परचेज़ करती है शेयर्स दूसरी कंपनी का, ये बन जाता है शेयर होल्डर और मिलता है गेन राइट जो है डिविडेंड का और वोटिंग प्रिविलेज। और इसी तरीके से एडवांस करना, लोन देना या फिर परचेज़ करना बॉन्ड क्रिएट करता है डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। रिकग्निशन होती है जब एंटिटी बन जाती है पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरिंग के जो इन्वेस्टमेंट है वो लीगली तौर पे इन्फोर्सेबल हो। और ये एसेट्स क्रूशल होते हैं बिजनेसेस के लिए। इनका एम होता है डाइवर्सिफाई करना इनकम स्ट्रीम, हैच करना रिस्क को, या फिर स्टैब्लिश करना स्ट्रेटजिक अलायंस। नाउ द रिकग्निशन एंड इनिशियल अकाउंटिंग फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इंटरेस्ट दूसरी एंटिटी में, जैसे कि शेयर्स या स्टॉक ऑप्शन हो गया, जहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट करती है इक्विटी इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट में। टिपिकली एम होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड इनकम या फिर स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस। और रिकग्निशन होती है जब इन्वेस्टर बन जाता है पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन, यूजुअली होती है परचेज या सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर पर। इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री में शामिल होता है डेबिट करना है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिट करना कैश या बैंक जो है परचेज अमाउंट के लिए। और एग्जांपल लें तो जैसे एक कंपनी जो है वो बाय करती है 500 शेयर्स जो है 1 लाख के लिए। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट 1 लाख डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा बैंक 1 लाख। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे कि ब्रोकर की जो फ़ी है या स्टैम्प ड्यूटी से वो ऐड की जाती है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में जब मेजर किया जाता है फेयर वैल्यू में। जबकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के अंडर देखें, ये कॉस्ट जो है इनको एक्सपेंस किया जाता है इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है बिजनेस मॉडल के ऊपर। नाउ द टिपिकल एंड इनिशियल रिकग्निशन ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट्स। अब जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि लोन, बॉन्ड्स और नोट्स, ये प्रोवाइड करते हैं फिक्स या फिर डिटर्मिनेबल पेमेंट जो है वक्त के साथ। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती हैं कॉमन होती हैं एंटिटीज़ के लिए जो कि हासिल करें प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम और लो रिस्क, अगर हम इक्विटीज़ के मुकाबले में कंपेयर करें। और प्राइमरी तौर पे 2 तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट में। एक तो लोन एडवांस करना डायरेक्टली जो है दूसरी एंटिटी को, या फिर परचेज़ करना लोन नोट्स, या फिर बॉन्ड इशू करना कॉरपोरेशंस की तरफ से, या फिर गवर्नमेंट। और इनिशियल रिकग्निशन होती है जब इन्वेस्टर्स जो है वो बन जाते हैं एक जो पार्टी टू दी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, टिपिकली तौर पे डिसबर्समेंट के टाइम पे या फिर परचेज। और अकाउंटिंग एंट्री जो है एडवांस करने के लिए लोन को जिस तरीके से होगी कि डेबिट किया जाएगा कैश या बैंक, सॉरी लोन टू दी कंपनी जो है वो डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा कैश या बैंक। और इसी तरह बाय करना लोन नोट्स जो है इसमें शामिल होता है कि डेबिट करना लोन नोट अकाउंट और क्रेडिट करना कैश। और इनिशियल मेजरमेंट जो होती है वो फार वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होती है, जिसमें शामिल होती है ब्रोकर फीस भी या फिर ट्रांसफ़र टैक्स। और अगर फेयर वैल्यू डिफ़र होती है ट्रांजैक्शन प्राइस से, सो एक डे वन गेन या लॉस जो रिकग्नाइज़ किया जाता है प्रॉफिट या लॉस में। और अगर सपोर्टेड हो
ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा से। अदरवाइज़ जो डिफरेंस होता है उसको डेफर किया जाता है एसेट लाइफ के ऊपर। और एग्जांपल ले तो अगर एक कंपनी इशू करती है 1 मिलियन का जो लोन है 7% के इंटरेस्ट पे, सो जब मार्केट रेट जो है वो 9% है, सो जो फेयर वैल्यू होती है वो होगी 9,64,818, जो कि नतीजा निकल रहा है डे वन लॉस जो है 35,182। और ये लॉस जो है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि यकीनी बनाता है कि एक्यूरेट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट किया गया है एक्यूरेटली तौर पर इकोनॉमिक रियलिटी। अंडरस्टैंड करना इन प्रिंसिपल्स को ज़रूरी होता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन के लिए एमोटाइज कॉस्ट के अंडर में। नाउ द फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डे वन गेन और लॉस। इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो होती है इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट में, उसको मेजर किया जाता है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है प्राइस जो कि रिसीव किया जाएगा सेल करने के लिए एक एसेट या पे करने के लिए ट्रांसफ़र जो है एक लाइबिलिटी ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में शामिल होता है इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है एक्विजिशन के लिए, जैसे कि ब्रोकर फ़ी, कमीशन, लेवीज और स्टैम्प ड्यूटीज़। और टिपिकली ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर होती है फेयर वैल्यू के। और जबकि डिस्क्रिपेंसीज होती हैं मार्केट कंडीशंस या नेगोशिएटेड टर्म्स की वजह से, और फेयर वैल्यू जब मुख्तलिफ होती है ट्रांजैक्शन प्राइस से, सो डे वन गेन या लॉस आता है। और अगर डिफरेंस जो है इसको सपोर्ट किया जाए ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा से, इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है प्रॉफिट या लॉस में। अदरवाइज एडजस्टमेंट डेफर की जाती है और एमोटाइज़ किया जाता है एसेट्स की लाइफ पे। सो फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है 3 मेन कैटेगरीज़ में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए। FVTPL यानी कि फेयर वैल्यू थ्रो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रो प्रॉफिट और लॉस, ये हो गया फेयर वैल्यू थ्रो प्रॉफिट और लॉस। और उसके अलावा FVTOCI यानी कि फेयर वैल्यू थ्रो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसके अलावा एमोटाइज्ड कॉस्ट। सो FVTL जो पहला वाला है यानी कि फेयर वैल्यू थ्रो प्रॉफिट और लॉस अप्लाई किया जाता है एसेट जिनको रखा जाता है ट्रेडिंग या फिर जो फॉल करते हैं क्राइटेरिया एमोटाइज कॉस्ट के लिए। फेल होता है यानी कि जो फेल हो जाते हैं, या एक तरफ तो वो एसेट जो कि रखा गया है जिनको ट्रेडिंग के लिए, या फिर जो फेल हो गए क्राइटेरिया जो एमोटाइज कॉस्ट के लिए या FVTOCI के। और FVTPL के अंडर तमाम जो फेयर वैल्यू चेंजेस हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है प्रॉफिट या लॉस में, जो कि बनाता है सूटेबल एंटिटीज़ के लिए जो कि इंगेज होती हैं एक्टिव ट्रेडिंग में। और FVTOCI जो यूज़ किया जाता है बिजनेस मॉडल शामिल करते हैं होल्डिंग एसेट्स कलेक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और सेल करने के लिए उनको। और जो फेयर वैल्यू चेंजेस है वो रिकॉर्ड की जाती है दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जबकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड की जाती हैं एसेट कॉस्ट पे। और एक क्लासिफिकेशन कॉमन होती है स्ट्रेटेजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पर डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं लेकिन ओकेशनल सेल होती है। एमोटाइज कॉस्ट अप्लाई की जाती है जब एंटिटी का ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है होल्ड करना एसेट के, कलेक्ट करें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जिसके अंदर सोलीली जो है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। एसेट्स जो है ये वाले इनको मेजर किया जाता है, यूज़ करता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड जो कि एलोकेट करता है इंटरेस्ट इनकम और एमोटाइज करता है प्रीमियम या डिस्काउंट जो है एसेट्स लाइफ के ऊपर। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।